गुड मॉर्निंग गाइज, आई होप यू ऑल आर गुड। आज है 2 जनवरी और 2 जनवरी के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड है सस्टेनेंस। इसका मतलब होता है सहायता या ऐड को कहा जाता है सस्टेनेंस। किसी की सहायता या फिर खाद्य पदार्थ या पालन पोषण, इस टाइप का सेंस रहता है सस्टेनेंस। ठीक है ना, जो आपका जिससे आप नर्चर कर रहे हो, न्यूट्रिशन टाइप का है जो, वो होता है सस्टेनेंस। न्यूट्रीमेंट, राशंस, एलिमेंट, ये इसके सिनोनिम है। एलिमेंट मतलब कोई खाद्य पदार्थ या भोजन, राशंस भी क्या होता है खाद्य पदार्थ, न्यूट्रीमेंट क्या होता है पालन पोषण या खाद्य पदार्थ, ये होता है जिससे आपका पालन पोषण हो, वो होता है न्यूट्रीमेंट, ये इसके सिनोनिम है। प्रोविजन होता है, प्रोवेंडर, ये भी इसके सिनोनिम होते हैं। प्रोविजन अक्सर क्या होता है, जो ये प्रोविजन है ये कोई रूल या कोई कानून, एक तो ये होता है, ठीक है। और दूसरा मीनिंग क्या होता है इसका, खाद्य पदार्थ भी होता है। तो ध्यान देना, ये अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही देखा था, एक क्रोज टेस्ट में आया हुआ था, ठीक है। प्रोविजन, तो प्रोविजन पे क्या है, आप सोचोगे रूल्स या नियम है, लेकिन इसका मतलब खाद्य पदार्थ भी होता है, तो ये भी ध्यान देना। विटल्स होता है, ये क्या होता है कोई भोजन या फिर अन्न को कहा जाता है विटल्स, तो ये भी एक अच्छा वर्ड है, ये भी ध्यान रखना। किसी को नर्चर करना हो गया, न्यूट्रीमेंट हो गया, ठीक है, न्यूट्रिशन हो गया, तो ये भी इसके सिनोनिम है। एंटीनिम क्या होगा इसका, स्टारवेशन, पेबलम, ट्रेस, ये इसके एंटीनिम है। ट्रेस मतलब जो बेकार चीज़ है या फिर कूड़ा कबाड़ा, उसे कहा जाता है ट्रेस, जो आपका किसी काम का नहीं है। पेबलम, ये भी क्या होता है कोई निकृष्ट वस्तु है, बहुत बेकार वस्तु है, ठीक है, या किसी काम की नहीं है, वो होता है पेबलम। स्टारवेशन, जब कोई भूख से मर रहा हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा भूख हो जिसे, वो होता है स्टारवेशन, किसी चीज़ की भूख। एग्जाम्पल है इसका, रिसर्चर्स सीकिंग फाइनेंशियल सस्टेनेंस, जो रिसर्चर्स हैं, जो खोज करता है, वो आर्थिक सहायता की मांग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है टैड। इसका मतलब क्या होता है थोड़ा या लिटिल को कहा जाता है टैड, जो कैसा हो, थोड़ा सा हो, मीगर हो, मोर्सल हो, मोडिकम हो, स्कैंट, ये इसके सिनोनिम है। स्कैंट मतलब जैसे चाय पीते हम तो उसमें कप में थोड़ी सी नीचे चाय बच जाती है, थोड़ा सा हल्का, मतलब बहुत कम मात्रा है जो, या जैसे इमेज में दिख रहा है, ये जो नमक है ये कैसा है, स्कैंट है, बहुत कम है। टैड है, ठीक है ना, बहुत कम मात्रा है। मोडिकम है, ये भी क्या होता है बहुत कम। मोर्सल, ये भी क्या होता है जो बहुत कम है, या फिर एक छोटा सा टुकड़ा है किसी चीज का, वो होता है। मीगर होता है, ये भी क्या होता है बहुत कम। एंटोनिम क्या होगा इसका, लॉट, इंटायरिटी, ग्लोब, टोटल, होल, ये इसके एंटोनिम है। होल मतलब एक संपूर्ण या पूरा, ये होता है। इंटायरिटी संपूर्णता को कहा जाता है इंटायरिटी, तो ग्लोब मतलब दुनिया भर। तो अगर बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास, तो वो क्या है इसका एंटोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, मूव अ टैड टू द राइट, थोड़ा सा राइट हो जाइए, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है क्लेयर वोयांस। इसका मतलब क्या होता है दिव्य दृष्टि, या विजनरी को कहा जाता है क्लेयर वोयांस, जो स्पष्टता होती है आंखों में, या देखने की जो क्षमता है आपकी, आगे चीजें के कैसी होंगी, उस चीज को समझने की जो आपके अंदर बुद्धि है, वो होता है क्लेयर वोयांस। सैगेसिटी, सिक्स सेंस, परसेप्शन, ये इसके सिनोनिम है। परसेप्शन, ये भी क्या होता है कोई दिव्य दृष्टि, या जो आपका अंदाजा होता है चीज़ों को समझने का। सिक्स सेंस, ये भी आप जानते हो। सैगेसिटी, जो आपकी बुद्धिमत्ता है, तो ये इसके सिनोनिम है। एक और वर्ड आता है क्या, प्रोफेटिक, ये भी क्या होता है दिव्य दृष्टि, जो आपकी जो आप पहले समझ लेते हो कि आगे ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये आगे ऐसा होने वाला है, ये भी क्या होता है प्रोफेटिक, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो, ये इसका सिनोनिम है। एंटीनिम क्या होगा इसका, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब जिससे आप अज्ञान हो। ब्लाइंडनेस है, या इलिटरेसी है, जिसको कुछ ज्ञान ही ना हो, या जिसको कुछ पता ही ना हो, ठीक है, तो ये इसका एंटीनिम है। एग्जाम्पल है इसका, प्री रिकग्निशन इज अ फॉर्म ऑफ क्लियर वोयांस। पहले से किसी चीज को जानना एक क्या है दिव्य दृष्टि का फॉर्म है, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गैज अगला वर्ड है यो।
इसका मतलब क्या होता है, विचलन या ट्विस्ट को कहा जाता है यो। आपको दिख रहा होगा जो ये जहाज है वो थोड़ा सा यो हो चुका है, अपने एक्सिस से थोड़ा सा विचलित हो चुका है, ठीक है, थोड़ा सा मुड़ चुका है। अक्सर ये क्या है, जो ये मैप है ये जहाज में ही यूज होता है। तो उसमें जहाज जब थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो मतलब अब वो यो कर चुका है, विचलित हो चुका है अपनी क्या है, अपने एक्सिस से। तो ये होता है जब कोई चीज़ थोड़ा सा मुड़ जाए या डेविएट हो जाए, ऑसिलेट कर जाए या स्क्यू कर जाए। स्क्यू मतलब तिरछा। तो ये इसके सिनोनिम है। ऑसिलेट मीन्स भी क्या होता है, इधर उधर डोलना, डेविएट करना, विचलन को कहा जाता है। एक और वर्ड होता है स्वर, इसका मतलब भी क्या होता है, विचलन, ठीक है। तो ये होता है यो, ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होगा इसका, जो स्ट्रेटन है, बिल्कुल सीधा है, स्टे है, अनकट है, ठीक है। तो ये इसका एंटोनिम होगा। एग्जाम्पल है इसका, द शीप योर्ड एज द हैवी वेव स्ट्रक अ बीम। भारी लहर के टकराने से जहाज हिल गया, ठीक है, या विचलित हो गया। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है रिमोर्स। इसका मतलब होता है पछतावा या रिग्रेट को कहा जाता है रिमोर्स। जो क्या होता है, आपका पछतावा होता है, जो आपने कुछ किया है, कुछ कृत्य हुआ है, ठीक है, उस पर अब आपको क्या है, रिमोर्स है, पछतावा है, कॉन्ट्रिशन है, पेनिटेंस है, रू है, ठीक है। इन सब का मतलब क्या होता है, पछतावा या रिग्रेट। ग्रीफ होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, जो आपको दुख हो किसी चीज पर, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होगा इसका, रिमोर्सलेस, जो पछतावाहीन है, जिसको कोई पछतावा नहीं है। इनडिफरेंस है, या फिर अनरिपेंटेंट है। रिपेंट मतलब पछतावा, और अनरिपेंटेंट जिसको कोई पछतावा नहीं है। इनडिफरेंस है, जो बेपरवाह टाइप का है, जिसको फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है इनडिफरेंस। तो ये इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, ही हैज़ शोन नो रिमोर्स फॉर हिज एक्शंस। उसने जो कार्य किया उसके लिए उसे कोई भी रिमोर्स नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, ठीक है, जो भी उसने एक्शन लिया या जो भी उसने कार्यवाही की। अगला वर्ड है रेमिशन। इसका मतलब होता है क्षमा, या एक्सक्यूज को कहा जाता है रेमिशन। किसी को जो क्षमा की जाती है, या फिर माफ़ी, या फिर किसी को बरी कर देने को कहा जाता है रेमिशन, ठीक है। एमनेस्टी, रिस्पाइट, एक्विटल, ये इसके सिनोनिम है। एक्विटल मीन्स क्या होता है, क्षमा करना या फिर बरी करना, या किसी को दोष मुक्त करना। जैसे जज करता है किसी क्रिमिनल को, अब वो एक्विटल हो चुका है, वो क्रिमिनल उसको बरी कर दिया गया है, ये होता है एक्विटल। रिस्पाइट, इसका मतलब है क्षमा करना। एमनेस्टी, ये भी क्या होता है, किसी को माफ करना या क्षमा करना, ठीक है, या दोष मुक्त करना। तो ये इसके सिनोनिम है। एग्जम्पशन होता है, ये भी क्या होता है, क्षमा या छूट, इस टाइप का सेंस देता है रेमिशन। तो इसके सिनोनिम है। एंटीनिम क्या होगा इसका, पनिशमेंट, चार्ज, पेनल्टी, रिट्रीब्यूशन, ये इसके एंटीनिम है। रिट्रीब्यूशन क्या होता है, जो कोई कठोर दंड होता है, या जो आपको बहुत बड़ी क्या चीज पीड़ा दी जाती है, ठीक है, दर्द दिया जाता है, ये होता है रिट्रीब्यूशन, कठोर दंड। तो ये ध्यान देना, ये इसका एंटीनिम है। एग्जाम्पल है इसका, ही वॉज गिवन 3 months रेमिशन फॉर गुड बिहेवियर। अच्छे बिहेवियर के लिए उसे 3 मंथ की क्या किया गया, एक्विटल किया गया, उसे क्षमा किया गया या फिर उसे माफ किया गया, ठीक है। उसे 3 मंथ का एक रेमिशन दी गई, एक छूट दी गई। तो ये इसका एग्जाम्पल होगा। तो गैज अगला वर्ड है इंडिस्पेंसेबल। इसका मतलब क्या होता है, अत्यावश्यक, एसेंशियल है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो होता है इंडिस्पेंसेबल। डिस्पेंसेबल मतलब क्या होता है, जो बेकार हो चुका है, जिसे फेंक देना चाहिए अब। तो जो फेंके जाने योग्य है या बेकार है या निकृष्ट चीज हो चुकी है, जो वो होता है डिस्पेंसेबल। और इनडिस्पेंसेबल, जिसे आप फेंक नहीं सकते, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी क्रूशल है, वाइटल है, नेसेसरी है, जो ये होता है इनडिस्पेंसेबल, जिसे आप फेंक नहीं सकते, ये होता है इसका। एक कुछ और सिनोनिम है, जैसे की हो गया, रिक्विजिट हो गया। इनका मतलब भी क्या होता है, जो मुख्य है या इंपॉर्टेंट है। की मतलब ये मुख्य है, दिस इज अ की आइडिया, ये एक महत्वपूर्ण आइडिया है या मुख्य आइडिया है। या ही इज द की पर्सन, वो जो है मुख्य पर्सन है, सबसे इंपॉर्टेंट है या सबसे आवश्यक पर्सन है। तो ये होता है रिक्विजिट भी क्या होता है, अत्यावश्यक। तो ये इसके सिनोनिम है। एंटीनिम क्या होगा इसका, अननेसेसरी है, जो अनइम्पोर्टेंट है। नॉन एसेंशियल है, जो किसी का जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है, ठीक है, अनावश्यक है।
डिस्पेंसेबल है, ये भी क्या होता है, अनावश्यक। तो ये इसका एंटोनिम है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एन इंडिस्पेंसेबल रोल, एक महत्वपूर्ण रोल। ठीक है, इस तरीके से हम इसे यूज करेंगे। अगला वर्ड है ब्रॉच। इसका मतलब क्या होता है, जिक्र छेड़ना या इंट्रोड्यूस करना, किसी चीज को मेंशन करना या किसी के बारे में स्पीक ऑफ करना, ठीक है, बात करना, या किसी की तरफ हिंट करना, ये होता है ब्रॉच। जैसे आप कहीं पे बैठे हुए हो और बातें चल रही हैं और आप बीच में डिस्कशन में किसी टॉपिक को ब्रॉच कर दो, छेड़ मतलब जिक्र कर दो किसी चीज़ का, ठीक है, उसको टच कर दो, टच ऑन कर दो, ये होता है ब्रॉच। पुट फोर्थ, अटर, रेज या ब्रिंग अप, सामने लेकर आना या रेज करना किसी चीज़ को। अटर मतलब बोलना, पुट फोर्थ सामने रखना, तो ये होता है ब्रॉच। एंटोनिम क्या होगा इसका, किसी चीज़ को सप्रेस करना, दबाना, साइलेंस करना, या फिर क्वाइट, एक्सक्लूड, किसी चीज़ को छोड़ना, ये होता है एक्सक्लूड। तो ये इसका एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका, डिड यू ब्रॉच द सब्जेक्ट एट द मीटिंग, क्या तुमने मीटिंग में सब्जेक्ट को का जिक्र किया या उसको इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है रीबर्ड। इसका मतलब क्या होता है, अश्लील या फिर वल्गर को कहा जाता है रीबर्ड, जो कैसा हो, अश्लील हो, कामुक टाइप का है, या फिर जो नीच इंसान है उसका भी सेंस होता है रीबर्ड, जो कैसा है, इनडिसेंट है, बॉडी है, ऑफसीन है। ऑफसीन सीन क्या होता है, ऑफ सीन आपने देखा होगा, बहुत सारे क्या होते हैं मूवीज में ऑफ सीन सीन आ जाते हैं, मतलब कैसे अश्लील सीन आ जाते हैं तो उनको रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, या बेकार सीन आ जाते हैं, बॉडी, इंडिसेंट, ये भी क्या होता है, अश्लीलता। ठीक है, जो अश्लील है या बेकार है। एक और वर्ड होता है अश्लील, क्या बोलते हैं, रौंची। इसका मतलब भी जो अश्लील है या कामुक है। रौंची मतलब क्या होता है, कोई कामुक इंसान। तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होगा इसका, जो डिसेंट है, प्रॉपर है, या रिफाइंड है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये होता है पोलाइट है या फिर जेंटिल है। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम। डेकोरस है, ये भी इसका एक सिनोनिम है, जिसने अपना प्रॉपर ढंग से काम को रखा हुआ है, वो होता है डेकोरस। तो ये इसका एंटोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, सी फेल्ट अनकंफर्टेबल फॉर हिज लाइसेंसियस एक्ट, उसके अश्लील कार्य के लिए वो जो है कैसा महसूस किया, वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगी। ठीक है, असहज होगी वो। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गैज आज की पहली इडियम है बाइट द बुलेट। इसका मतलब क्या होता है, टू एक्सेप्ट अ डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन, किसी डिफिकल्ट या फिर जो अनप्लीजेंट सिचुएशन है, मतलब जो आप नहीं चाहते। ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाए, उससे कहा जाता है बाइट द बुलेट, या आपको वो जो आप नहीं चाहते उसको एक्सेप्ट करना पड़े। ठीक है, ये होता है बाइट द बुलेट। जैसे एग्जांपल है, आई हेट गोइंग टू द डेंटिस्ट बट आई विल जस्ट हैव टू बाइट द बुलेट। मुझे जो है डेंटिस्ट के पास जाना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे ये जो अनप्लीजेंट सिचुएशन है इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मतलब मुझे जाना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस टाइप का सेंस रहता है बाइट द बुलेट। अगली ईडियम है अ प्लम जॉब। इसका मतलब होता है अ डिजायरेबल पोजीशन या फिर जॉब विच इज इजी एंड वेल पेड। मतलब एक ऐसी जॉब जो आपकी डिजायर जैसे आप चाहते हो, ठीक है, आपकी इच्छा अनुसार है, एक जबरदस्त जॉब है जहाँ पे काम करना भी क्या है, बहुत आसान है और अच्छी खासी सैलरी भी है, वो बताइए अ प्लम जॉब। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, ही इज वेरी लकी टू हैव गॉट हिमसेल्फ अ प्लम जॉब। वो जो है बहुत ही लकी है कि उसे एक ऐसी जॉब मिली है जो क्या है, उसकी डिजायरेबल पोजीशन वाली है या वेल पेड वाली है। ठीक है, तो ये होगा। अगली ईडियम है टच अ रो नर्व। इसका मतलब क्या होता है, टू हर्ट और अपसेट अ पर्सन और पीपल, मतलब क्या है, किसी को दुखी करना या किसी की ऐसे टॉपिक को छेड़ना जिससे कि दूसरा बंदा क्या हो जाए, एजिटेट हो जाए या हर्ट हो जाए। सपोज कोई काला है, या फिर कोई मोटा है और आप क्या है आप डिस्कशन में उसी बात को दोहराओ। ठीक है, जैसे कि किसी जॉब के लिए, अरे नहीं यहाँ पे ये काला पर्सन सही नहीं लगता है ऐसी जगह। ठीक है, इस तरीके से आप डिस्कस करो जिससे कि वो क्या हो जाए, ऑफेंड हो जाए, उसको अच्छा ना लगे। आप बोलो यार काले पर्सन ना तो लोग पसंद करते उन्हें, ना
क्या अच्छे होते हैं, ठीक है, और बेचारा सामने वाला क्या है वो काला ही है, तो मतलब आप उसकी नर्व को टच कर रहे हो, ठीक है। ये होता है टच अ रो नर्व, किसी को अपसेट करना। जैसे एग्जांपल है हिज क्रिटिसिज्म क्लियरली टच अ रो नर्व, जो उसका क्रिटिसिज्म था उसने स्पष्ट रूप से उसको अपसेट कर दिया या उसके रो नर्व को टच कर दिया, ठीक है। तो ये जो जिससे कोई आदमी एकदम से चिढ़ जाए, ये होता है। अगली ईडियम है मीट आउट। इसका मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना या प्रोवाइड करना, किसी को प्रदान करना या बांटना, ये होता है मीट आउट। जैसे एग्जांपल है ह्यूज फाइन्स वर मीट आउट एज पनिशमेंट। बहुत बड़ा जो फाइन है उसे पनिशमेंट के रूप में बांटा गया था या डिस्ट्रीब्यूट करा गया था, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल होगा। तो गैज आज का रूट वर्ड है ए और एन। इसका मतलब क्या होता है, विदाउट। आगे किसी वर्ड के ए या फिर एन लग जाए वो लगभग सेंस किस चीज़ का देगा, विदाउट का या फिर उसके अपोजिट का, ठीक है। अब जैसे वर्ड है यहाँ पे एसेफ्लस, इसका मतलब क्या होता है, हैविंग नो डिफरेंशिएबल हेड या फिर हैविंग नो लीडर, मतलब जो नेतृत्व विहीन है उसे कहा जाता है एसेफ्लस। अब यहाँ पे ध्यान देना, एक और रूट वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे सेफल। इसका मतलब क्या होता है, हेड, कोई सिर है किसी का, ठीक है, सिर को कहा जाता है सेफल। सिर मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं इसको कि कोई मुख्य है या फिर जो मेन पार्ट है किसी चीज का, तो ये होगा। आगे ए लग गया तो क्या बन गया, एसेफ्लस, मतलब जो बिना सिर के है, जो नेतृत्व विहीन है, जिसका कोई हेड ही नहीं है, मुख्य नहीं है, तो ये होता है एसेफ्लस, ठीक है। तो ये देना। अगला वर्ड है एक्रोमेटिक। इसका मतलब होता है विदाउट कलर या बिना रंग का है जो, उससे कहा जाता है एक्रोमेटिक। अब यहां पे भी एक और रूट वर्ड यूज हुआ है क्रोम। इसका मतलब क्या होता है, कलर, ठीक है, रंग को कहा जाता है क्रोम। अब आगे ए लग गया तो मतलब जो एक्रोमेटिक एक नाउन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो बिना कलर का है, ठीक है। तो ये होगा। अगली ईडियम है असाइक्लिक। इसका मतलब ये होता है नॉट साइक्लिक, जो अचक्रीय है, जो बिल्कुल भी घुमाव नहीं है। हाँ, साइकिल मतलब क्या होता है, सर्कल, जो बिल्कुल जिसका चारों वो क्या है, गोल गोल है, ठीक है, सबके सब मिल रहे हैं। और अचक्रीय है जो जो बिल्कुल भी मेल नहीं है, जो बिल्कुल भी गोल नहीं है, अचक्रीय है जो, वो होता है असाइक्लिक। आगे ए लग गया। अगला वर्ड है एडामेंट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिफ्यूजल टू बी परसुएडेड और टू चेंज वंस माइंड, मतलब जो एक अटल है या हटी है उसे कहा जाता है एडामेंट। मतलब जो एक ऐसा नेचर का है जिसको चेंज करना काफ़ी मुश्किल है, उसको समझाना मुश्किल है, ठीक है, वो हर चीज़ को क्या कर दे, मना कर दे, वो होता है एडामेंट। अगला वर्ड है एग्नोस्टिक। इसका मतलब होता है सेप्टिक या डाउटर, संशयवादी या नास्तिक को कहा जाता है एग्नोस्टिक। सेप्टिक मतलब जिसको जिसके अंदर थोड़ा सा डाउट हो, संदेह हो, तो जो बिल्कुल सोच समझ कर चले, थोड़ा सा डर है जिसके अंदर, डाउटर है जिसको डर है, डाउट हो रहा है, संशयवादी है, या फिर जो नास्तिक इंसान है जो हर चीज़ पर क्या करे, सवाल खड़ा कर दे, ठीक है, उसे कहा जाता है एग्नोस्टिक, ठीक है। तो ये होंगे आज के रूट वर्ड। तो गाइज अब बढ़ते हैं आगे। तो गैस ये एक्सरसाइज थी जो आपको सॉल्व करनी थी। क्या था, ही इज 2 times taller देन हिज ब्रदर। आपको इसमें एरर फाइंड करनी थी, कहाँ पे एरर है। तो रूल नंबर 13 मैंने आपको समझाया था, उसमें क्या था, विद हाफ हो गया या ट्वाइस हो गया, थ्राइस हो गया, हम क्या यूज करते हैं, एज यूज करेंगे कंपेरेटिव के लिए, और फिर पॉजिटिव डिग्री लगेगा, फिर एज लगेगा, ठीक है ना। और उसके वहाँ पे कोई कंपेरेटिव डिग्री हम यूज नहीं करेंगे। रूल नंबर 13 ये था। यहाँ पे सेंटेंस क्या है, ही इज 2 times। वैसे जो नए हैं थोड़ा सा मैं आपको रिकैप करा दूं क्या होता है, हम डबल कंपेरेटिव डिग्री को एक साथ यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। कंपेरेटिव क्या होता है, जैसे गुड होता है, फिर बेटर होता है, फिर बेस्ट होता है। बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव है, बेटर क्या है, कंपेरेटिव डिग्री है, और गुड क्या है, एक पॉजिटिव डिग्री है। तो क्या होता है, हम डबल कंपेरेटिव डिग्री को यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। जैसे बेटर है, ही इज मोर बेटर कभी नहीं होगा, ही इज मोर गुड आएगा, ठीक है। तो मोर भी क्या है, एक कंपेरेटिव डिग्री है, बेटर क्या है, कंपेरेटिव डिग्री है, तो दोनों का हम यूज नहीं करते हैं। हाँ, मच बेटर होता है, ही इज मच बेटर, ठीक है।
तो जो नए हैं इस तरीके से आप समझोगे। अब ये यहाँ पे सेंटेंस देखो, यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ हम कंपेरेटिव डिग्री को यूज नहीं करते हैं। जैसे ही इज 2 टाइम्स, अब यहाँ पे टाइम्स लग गया है, एन टाइम्स लग गया है, मतलब थ्राइस, अब आगे आएगा 4th टाइम्स, 5th टाइम्स, इस टाइप का अगर है, या हाफ है, तो यहाँ पे आपको कोई कंपेरेटिव डिग्री को यूज नहीं करना है। क्या लगेगा, किस तरीके से आप कंपेयर करोगे, ही इज 2 टाइम्स, ये गलत है, यहाँ तक आ गया, ठीक है, सॉरी। तो उसके बाद क्या लगेगा, टॉलर नहीं आएगा, टॉलर क्या होगा, गलत होगा। यहाँ पे क्या लगाओगे आप, एज टॉल एज हिज ब्रदर, आगे भी टॉलर नहीं लगाओगे, उसकी पॉजिटिव डिग्री लगाओगे टॉल की, ठीक है, तो टॉल है, ही इज 2 टाइम्स एज टॉल एज हिज ब्रदर, ठीक है। अब ये करेक्ट है, यहाँ पे नीचे इसका सेंटेंस लिखा हुआ है। अगला सेंटेंस क्या था, ही इज इक्वली एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी क्या है, डबल कंपेरेटिव डिग्री यूज हो गया है। जैसे यहाँ पे क्या है, एज स्मार्ट एज, ये भी क्या है, कंपेरेटिव डिग्री है पूरा का पूरा, ठीक है ना, इनमें से कोई एक यूज होगा। इक्वली भी क्या है, कंपेरेटिव डिग्री आ गया। ही इज इक्वली, जो डेली सेशन देख रहे हैं उनको पता लग रहा होगा, ये इक्वली था, तो यहाँ पे क्या है, इक्वली भी क्या है, कंपेरेटिव डिग्री है, और स्मार्ट एज, एज स्मार्ट एज, ये भी क्या है, कंपेरेटिव डिग्री है। अब इनमें से कोई एक यूज होगा। अब जो सेंस के अकॉर्डिंग फिट हो रहा है, आप सिर्फ उसी को रखो। ही इज इक्वली स्मार्ट हिज ब्रदर, ये कोई सेंस नहीं बन रहा है। यहाँ पे क्या करोगे आप, ही इज एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर, अब ये करेक्ट है, ठीक है। तो आप इक्वली को रिमूव करोगे और यहाँ पे क्या लिखोगे, ही इज एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर, ठीक है। अब ये सही है। तो ये थी कल की एक्सरसाइज। अब बढ़ते हैं आगे। तो गैस अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब रूल नंबर 14 देखते हैं। इफ टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन, या फिर कोई थिंग है, आर कंपेयर्ड, द कंपेरेटिव डिग्री इज मेड नॉट बाय यूजिंग ई आर बट बाय यूजिंग मोर। मतलब क्या समझे इसका, हम किसी को कंपेरेटिव डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। जैसे कोई स्मार्ट है, अब उसका कंपेरेटिव क्या होगा, स्मार्टर। कोई पुअर है, उसका होगा पुअरर। कोई वीक है, उसका होता है वीकर, ई आर लगता है, ठीक है। या फिर कुछ वर्ड होते हैं जिनका क्या है, आप ई आर लगाकर कंपेरेटिव नहीं बना सकते, तो उसमें क्या लगता है, आगे मोर लगता है, मोर ब्यूटीफुल, मोर इंटेलिजेंट, ठीक है। इस तरीके से हम इसको चेंज करते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, पर कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका कंपेरेटिव तो बनता है, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, ठीक है, जब क्या होता है वहां पे हम उसको यूज नहीं कर सकते। जैसे क्या है, अगर कंपेयर किसका किया जा रहा है, दो क्वालिटीज का किया जा रहा है, ठीक है ना, दो क्वालिटीज, इफ टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन और थिंग, किसी एक चीज की या कोई पर्सन है उसकी दोनों क्वालिटीज का कंपेयर किया जा रहा है, तो हम जो है वहां पर ई आर लगाकर, ई आर नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे, मोर, मोर लगा के उसको हम क्या करेंगे, उसको मोर लगाएंगे, फिर पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे और फिर सेंटेंस को फ्रेम करेंगे, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल है, सी इज स्मार्टर देन ब्यूटीफुल। यहाँ पे स्मार्टर को देखो, ये क्या है, कोई क्वालिटी है। ब्यूटीफुल क्या है, क्वालिटी है। किसकी क्वालिटी दिखा रहा है, सी इज स्मार्टर देन ब्यूटीफुल। तो कंपेयर किसका किया जा रहा है, वो जो है स्मार्ट ज्यादा है अपनी ब्यूटीफुल से, ठीक है ना। तो उसी पर्सन की क्या हो रही है, कंपेयर हो रहा है उसकी स्मार्टनेस में और उसके ब्यूटीफुल में, ठीक है ना, उसकी सुंदरता और जो स्मार्टनेस है, तो उसमें कंपेयर हो रहा है। तो स्मार्टर के जगह क्या होगा, ये अब यहाँ पे कंपेरेटिव बन तो जाता है इसका स्मार्टर, लेकिन क्या है, ये रॉन्ग है। करेक्ट क्या होगा इसका, ही इज मोर स्मार्ट, ठीक है ना। इसका कंपेरेटिव इस तरीके से बनाया जाता है जब किसी पर्सन की दो क्वालिटीज को कंपेयर किया जा रहा हो। तो ध्यान देना, क्वालिटीज की बात हो रही है, तो सी इज मोर स्मार्ट देन ब्यूटीफुल। अब एक और सेंटेंस देखो, जैसे सी इज स्मार्टर देन हर सिस्टर। अब यहां पे ध्यान दो, ये क्या करेक्ट है या रॉन्ग है, ध्यान से देखो। यहां पे सी क्या है, एक पर्सन है, सी इज स्मार्टर किससे, देन हर सिस्टर। अब सिस्टर क्या हो गया, दूसरा नाउन हो गया। तो यहां पे कंपेयर किस में किया जा रहा है, दो नाउन में हो रहा है। मतलब सी इज कंपेरिजिंग विद हर सिस्टर, वो जो है अपने जो सिस्टर है उसके साथ कंपेयर किया जा रहा है। तो जो वो है अपने इस सिस्टर से क्या है, ज़्यादा स्मार्ट है। तो यहाँ पे क्वालिटीज की वो नहीं हो रही है, कंपेयर नहीं हो रहा है, दो क्वालिटीज नहीं है, यहाँ पे दो नाउन है, उनके बीच में कंपेयर हो रहा है।
तो ये क्या करेक्ट है। यहाँ पे आप स्मार्टर लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ध्यान देना इस पे। एक सेंटेंस है ही इज ब्रेवर देन हिज ब्रदर। अब यहाँ पे देखो आप क्या होगा, खुद से सोचो। ही इज ब्रेवर देन हिज ब्रदर, यहाँ पे कंपेयर किसके बीच में हो रहा है, ही का कंपेयर किससे हो रहा है, उसके भाई से हो रहा है। तो ब्रेवर क्या है यहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट है। अब नीचे देखो ही इज ब्रेवर देन वाइज। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ही इज ब्रेवर देन वाइज। यहाँ पे दो क्वालिटीज, यहाँ पे क्या है, ब्रेवर और वाइज, ये दो क्वालिटीज हैं, ठीक है ना। इनका कंपेयर हो रहा है, किसकी, जो वो पर्सन है, ठीक है ना। पर्सन तो एक ही है, ब्रेवर और वाइज। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही इज मोर ब्रेवर, ही इज मोर ब्रेव, सॉरी, ही इज मोर ब्रेव देन वाइज। अब ये करेक्ट है, ठीक है ना। तो ये होता है। अब गाइज इन सेंटेंस पर गौर करना, अच्छे से देखना। अगर आप खुद से मेहनत नहीं करते हो तो फायदा नहीं है फिर पढ़ के, क्योंकि फिर वो समझ में आता नहीं है, थोड़ी देर में भूल जाओगे। तो खुद से देखो और फिर कमेंट करो। अब पहले क्या है, नो अदर गर्ल इज एज डैश एज जैन, जैन कोई नाम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बताना है टॉल आएगा, टॉलर आएगा या टॉलेस्ट आएगा। एक और सेंटेंस देखो, इट वॉज द डैश डैश डे ऑफ माई लाइफ, यहाँ पे हैप्पीएस्ट आएगा, ये हैप्पी आएगा। एक और सेंटेंस देखो, गोल्ड इज वन ऑफ द डैश मेटल्स, यहाँ पे भी अगर आपने ये फाइंड कर दिया तो मतलब आपने अब तक के जितने भी सेशन हुए हैं इसके कंपेरेटिव वाले, आपके समझ में आ चुका है। एक सेंटेंस और है, अ ट्रेन इज डैश देन अ कार। अब यहाँ पे फास्ट आएगा, फास्टर आएगा या फास्टेस्ट आएगा। यहाँ पे ध्यान देना क्या आएगा। अगर आपने ये भी करेक्ट कर दिया, जिसने चारों चारों करेक्ट कर दिए, मैं समझूंगा कि उससे बिल्कुल समझ में आ गया है, ठीक है ना। और अगर नहीं आ रहा, आपको करेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको फिर से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।